Hello. Today our discussion on cytology would be focused on signal hypothesis, Golgi complex and GEORG. The first concept on which we'll talk about is signal hypothesis. मैंने पिछले दिन जब एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम स्टार्ट किया था और एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में जो पहला कंपोनेंट डिस्कस किया था दैट वाज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में दो टाइप्स बताए गए थे। एक टाइप को हम लोगों ने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा था, दूसरे को रफ के साथ साथ दूसरा जो था दैट वाज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में ये बात मैंने आपको समझाई थी कि ऑन द साइटोप्लाज्मिक फेस ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम्स आर प्रेजेंट। राइबोसोम्स जो वहाँ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सतह पे मौजूद थे, हाउ दे बाइंड विद द मेम्ब्रेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम कैसे वहाँ बाइंड करता है, इस बात को लेकर के कुछ हमने आर्गुमेंट्स डिस्कस किए थे। और सिग्नल हाइपोथेसिस के माध्यम से हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि राइबोसोम किन परिस्थितियों में या राइबोसोम कैसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ बाइंड करेगा, वेदर ए राइबोसोम वुड बाइंड विथ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और नॉट। ये चीज़ सिग्नल हाइपोथेसिस एक्सप्लेन करता है। इस कंसेप्ट को देने का श्रेय जाता है ब्लोबल एंड सबातिनी को। और इसमें आप जो इसके ज़रिए जो आप एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, मैंने अभी आपको बताया कि वेदर ए पार्टिकुलर राइबोसोम वुड बाइंड विथ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और नॉट, कोई राइबोसोम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ बाइंड करेगा या नहीं करेगा, ये बात हम लोग सिग्नल हाइपोथेसिस के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। देखो, ये आपको पता है कि जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन हमेशा एक या एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन का बना हुआ मैक्रोमॉलिक्यूल है, और प्रत्येक पॉलीपेप्टाइड चेन के लिए इंफॉर्मेशन जो होगा दैट विल बी प्रेजेंट इन डीएनए, और डीएनए इस इंफॉर्मेशन को एक मैसेंजर आरएनए में ट्रांसफ़र करेगा, एंड मैसेंजर आरएनए में जो इंफॉर्मेशंस होंगे द इंफॉर्मेशन वुड बी प्रेजेंट इन सीक्वेंस ऑफ कोडोन्स। और ये जो सीक्वेंस ऑफ कोडोन होगा, ये जो इंफॉर्मेशन जो होगा मैसेंजर आरएनए में, या फिर ऐसे कहें कि मैसेंजर आरएनए में जो मैसेज होगा पॉलीपेप्टाइड चेन के लिए, दैट मैसेज इज रेड इन टर्म्स ऑफ अमाइनो एसिड, या उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके राइबोसोम जो हैं वो पॉलीपेप्टाइड चेन को सिंथेसाइज कर देते हैं। इसका मतलब ये होगा कि जो मैसेंजर आरएनए आया, उस मैसेंजर आरएनए के साथ राइबोसोम जो होगा वो बाइंड करेगा। अब ये मैसेंजर आरएनए के साथ राइबोसोम की बाइंडिंग हर परिस्थिति में होनी ही होनी है, तभी जाकर के उस इंफॉर्मेशन का जो कि मैसेंजर आरएनए में मौजूद है इस्तेमाल किया जा सकता है। अब रही बात कि ये जो राइबोसोम वहाँ बाइंड किया, वेदर दैट राइबोसोम वुड बाइंड विथ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और नॉट, तो इसके लिए आपको ये कहा जा रहा है कि इसके लिए जो बाइंडिंग के लिए जो होगा इंफॉर्मेशन जो होगा, दैट इंफॉर्मेशन वुड बी प्रेजेंट इन ए पार्टिकुलर सीक्वेंस, और ये सीक्वेंस जो होगा वो एंड टर्मिनल ऑफ द इमर्जिंग पॉलीपेप्टाइड चेन। देखो, जब पॉलीपेप्टाइड चेन आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि पॉलीपेप्टाइड चेन में एक एंड पे, एट वन एंड, फ्री एमिनो ग्रुप वुड बी प्रेजेंट, और जहाँ फ्री एमिनो ग्रुप होगा उसे एंड टर्मिनल बोलेंगे, और दूसरा जो एंड होगा जहाँ फ्री कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा उसे सी टर्मिनल बोलने जा रहे हैं। तो पॉलीपेप्टाइड चेन इज गोइंग टू हैव एन टर्मिनल एंड सी टर्मिनल। एट एन टर्मिनल देयर विल बी फ्री एमिनो ग्रुप, और सी टर्मिनल पे देयर विल बी फ्री कार्बोक्सिलिक ग्रुप। और जो पॉलीपेप्टाइड चेन की जो सिंथेसिस होगा वो, या प्रोटीन सिंथेसिस जो होगा, दैट विल प्रोसीड फ्रॉम एन टर्मिनल टू सी टर्मिनल। यानी जब पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगा तो जो सबसे पहला सिरा बनने जा रहा है, जो सबसे पहला एंड राइबोसोम के माध्यम से निकलेगा, दैट विल बी एन टर्मिनल। और यहाँ पे यही बात हम लोग समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एन टर्मिनल पे ही एक छोटा सीक्वेंस मौजूद होगा, और ये जो सीक्वेंस होगा वो सीक्वेंस, अगर उस सीक्वेंस को नाम दे तो कहते हैं कि वो सीक्वेंस सिग्नल पेप्टाइड है। तो एन टर्मिनल पे अगर सिग्नल पेप्टाइड उपस्थित हुआ, तो जैसे वेदर सिग्नल पेप्टाइड इज देयर और नॉट,
पॉलीपेप्टाइड चेन तो निकलेगा ही, मतलब जो लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट होगा उस लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट से एन टर्मिनल वाला जो सिरा होगा जैसे जैसे पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगा वैसे वैसे एन टर्मिनल वाला सिरा जो होगा ये जो लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट होगा वहाँ से वो बाहर निकलेगा। इफ़ दैट पार्टिकुलर एन टर्मिनल इज गोइंग टू हैव शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ मतलब जिसे हम लोग सिग्नल पेप्टाइड का नाम दे रहे हैं, यदि एक शॉर्ट सीक्वेंस या सेगमेंट वहाँ पे मौजूद है जिसको हम लोग सिग्नल पेप्टाइड कर रहे हैं, अगर वो वहाँ से उपस्थित है एन टर्मिनल पे, अगर वो वहाँ से बाहर आया, देन दैट सिग्नल पेप्टाइड वुड recognize and interact with specific specific receptors on rough endoplasmic reticulum membrane। जो rough endoplasmic reticulum का membrane होगा वहाँ पे सरफेस रिसेप्टर प्रोटीन होंगे, उन प्रोटीन मॉलिक्यूल को स्पेसिफिकली वो सिग्नल पेप्टाइड रिकॉग्नाइज करेगा, इंटरेक्ट करेगा, और यदि उसने उसके साथ उसकी रिकॉग्निशन अगर रिसेप्टर प्रोटीन की रिकॉग्निशन सिग्नल पेप्टाइड के द्वारा की गई, बाइंडिंग अगर हुई, तो निश्चित तौर पे ये पूरा राइबोसोम और जो मैसेंजर आरएनए का पूरा जो कॉम्प्लेक्स है दैट विल बी पुल्ड, वो बिल्कुल पुल कर दिया जाएगा इन प्रॉक्सिमिटी ऑफ द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका मतलब ये होगा कि जो लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट होगा उस लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट का वो हिस्सा जहाँ से सिग्नल पेप्टाइड बाहर निकल रहा था वो बिल्कुल इस रिसेप्टर प्रोटीन जो कि एक टनल की तरह का प्रोटीन होगा एग्जैक्टली उसके सामने आकर के वो बाइंड कर जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो राइबोसोम होगा वो बाइंड अगर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कर रहा है तो उसके लिए जो बेसिक प्रक्रिया जिम्मेवार है वो है इंटरेक्शन ऑफ सिग्नल पेप्टाइड विथ रिसेप्टर प्रोटीन प्रेजेंट इन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर ये सिग्नल पेप्टाइड नहीं होगा तो फिर राइबोसोम की बाइंडिंग जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था उसके साथ होने का प्रश्न ही नहीं खड़ा होता है। और एक बार जब ये बाइंडिंग हो गई तो इसका मतलब होगा कि टनल हो करके अब पॉलीपेप्टाइड चेन जो सिंथेसाइज हो रहा है दैट विल इंटर द ल्यूमेन ऑफ द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये जो सिग्नल पेप्टाइड था सब्सिक्वेंटली दैट विल बी क्लीव्ड बाय द पेप्टिडेज, सिग्नल पेप्टिडेज वहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन में होगा, उसके माध्यम से उसको क्लीव कर दिया जाएगा। तो ये पूरी बातचीत सिग्नल हाइपोथेसिस की है। इस पूरे मसले को थोड़ा सा डायग्रामेटिकली मैं रिप्रेजेंट किए देता हूँ और एक बार इसे और भी रिवाइज कर दूँगा। ये जैसे अगर आप लेकर के देखें तो इसे हम लोग कहेंगे कि इट विल बी ए मैसेंजर आरएनए। आप इसे एक मैसेंजर आरएनए का नाम दे दीजिए, और ये जो मैसेंजर आरएनए होगा इस मैसेंजर आरएनए में आप लेकर के देखेंगे कि बाइंडिंग होगी, देयर विल बी बाइंडिंग ऑफ राइबोसोम्स, राइबोसोम की बाइंडिंग होने जा रही है, और यहाँ पे एक टनल की तरह का हिस्सा होगा। ये हो गया स्मॉल सब यूनिट इज़ देयर, और दूसरा जो हो गया स्मॉल सब यूनिट, और ये जो है वो हो गया लार्ज सब यूनिट। और अब इस बाइंडिंग के बाद आप लेकर के देखें कि यहाँ से सिंथेसिस जो होगा दैट विल स्टार्ट। यहाँ पे आप लेकर के देखें तो सिंथेसिस जो होगा वो पॉलीपेप्टाइड चेन की अगर शुरू हुई तो मैं पॉइंट ये बस निकाल रहा हूँ कि ये जो सिरा बाहर निकल रहा है इस सिरे पे एक सीक्वेंस, एक शॉर्ट सेगमेंट मौजूद होगा, एंड दिस शॉर्ट सेगमेंट इज, इसी शॉर्ट सेगमेंट को हम लोग कह रहे हैं कि ये क्या होगा, सिग्नल पेप्टाइड होगा। दिस सेगमेंट वुड बी नोन एज सिग्नल पेप्टाइड। इसी को हम लोग कहने जा रहे हैं कि ये सिग्नल पेप्टाइड होगा। और अब आप यहाँ पे ले लीजिए एक सिंपल सा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक कंपोनेंट आप ले लीजिए, और अब मैं ये आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुआ, ये इसका ल्यूमेन हुआ, और ये रिसेप्टर प्रोटीन हुआ, ये हो गया रिसेप्टर प्रोटीन, और
यहाँ पे ये जो मार्क किया गया है, दिस वन इज सिग्नल पेप्टाइड, सिग्नल पेप्टिडेज, नॉट पेप्टाइड, सिग्नल पेप्टाइड को नष्ट करने वाला एंजाइम हुआ जिसे हम लोग सिग्नल पेप्टिडेज कह रहे हैं। तो जो सिग्नल हाइपोथेसिस है वो ये कहता है कि जो सिग्नल पेप्टाइड बना, जो सिग्नल पेप्टाइड बना, वो सिग्नल पेप्टाइड जैसे ही यहाँ से राइबोसोम से इमर्ज आउट करेगा, इट विल रिकॉग्नाइज एंड इंटरेक्ट विद दिस रिसेप्टर प्रोटीन। और अगर ये इसको रिकॉग्नाइज और इंटरेक्ट करेगा, अगर इसने इसको रिकॉग्नाइज किया, इसके साथ अगर इंटरेक्शन होगा, तो ऐसी स्थिति में ये पूरा यूनिट पुल हो करके यहाँ पे आ जाएगा। इसको ऐसे अगर एनालॉग लिया जाए तो ऐसे समझ लो कि कोई छोटा बच्चा अपने पापा का हाथ पकड़ के मूव कर रहा है, और छोटे बच्चे को अगर कोई खिलौना बहुत दिख जाए कहीं पे, तो अपने पापा को पुल करता हुआ खिलौने के पास लेकर के चला जाएगा। समवॉट लाइक दैट, कि जो सिग्नल पेप्टाइड निकला, वो सिग्नल पेप्टाइड की अगर सिग्नल पेप्टाइड ये निकला तो दैट इज बाउंड टू इंटरेक्ट विद दिस रिसेप्टर प्रोटीन। अगर वो इसके साथ इंटरेक्ट करेगा तो नेचुरली ये पूरा यूनिट आकर के यहाँ पे बाइंड कर जाएगा। ये पूरा यूनिट जो होगा वो आकर के यहाँ बाइंड कर जाएगा। और एग्जैक्टली हम लोग इसी बात को एक्सप्लेन करने की यहाँ पे कोशिश कर रहे थे। तो यहाँ पे अगर एक डायग्राम और भी हम बढ़ा दें तो ये देखेंगे कि जैसे ये जो पार्ट है ये था, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। इस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ आप ले लीजिए, ये हो गया राइबोसोम्स, ये राइबोसोम की बाइंडिंग हो गई, और ये हो गया मैसेंजर आरएनए। दिस वन इज मैसेंजर आरएनए। ये हो गए राइबोसोम्स, ये हो गया आरईआर, ये हो गया receptor protein. This one is receptor protein. This one is signal peptidase. ये signal peptidase हो गया, और ये प्रोटीन हो गया, ऐसे बन रहा है। और ये जो सिग्नल पेप्टाइड था, उस सिग्नल पेप्टाइड को, जो सिग्नल पेप्टाइड था दैट वाज क्लीव्ड बाय दिस प्रोटीन, उसको इसके द्वारा क्लीव कर दिया गया, काट दिया गया। और यही वजह है कि अब ये बिल्कुल अलग हो गया और यहाँ सिग्नल पेप्टाइड आराम से आगे बढ़ रहा है। तो ये जो हिस्सा होगा इसको आप एन टर्मिनल कहिए। हालांकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं, इसको हटा भी सकते हैं, कोई आवश्यकता इसकी नहीं है, हटा ही देता हूँ मैं इसको। यही पूरा का पूरा सिग्नल हाइपोथेसिस है। मैं बात को एक बार और रिलेट कर दूं, मैंने आपसे ये कहा कि प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए जो इन्फॉर्मेशन होगा, दैट इन्फॉर्मेशन वुड ऑलवेज बी देयर ऑन मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए के इस इन्फॉर्मेशन को रीड करने के लिए राइबोसोम उसके साथ बाइंड करेगा, और बाइंडिंग के बाद ये जो होगा, सिंथेसिस वुड बी इनिशिएटेड ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन सिंथेसिस। पॉलीपेप्टाइड चेन जो सबसे पहले इमर्ज आउट करेगा वो एन टर्मिनल होगा। अगर एन टर्मिनल पे एक शॉर्ट सेगमेंट है जिसको हम लोग सिग्नल पेप्टाइड कहेंगे, जिसको यहाँ मैं वेवी लाइन के रूप में दिखा रहा हूँ, तो इस शॉर्ट सेगमेंट के निकलने के बाद, जिसको हम लोग नाम दे रहे हैं कि दिस वन इज, ये जो शॉर्ट सेगमेंट है, इस शॉर्ट सेगमेंट को हम लोगों ने कहा कि दिस पार्टिकुलर शॉर्ट सेगमेंट इज सिग्नल पेप्टाइड। तो ये जो सिग्नल पेप्टाइड यहाँ से बाहर निकला, ये सिग्नल पेप्टाइड जो होगा, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, वहाँ पे सरफेस रिसेप्टर प्रोटीन होगा। दिस सिग्नल पेप्टाइड इज गोइंग टू रिकॉग्नाइज एंड इंटरेक्ट विद दिस रिसेप्टर प्रोटीन, और अगर इसने इसको रिकॉग्नाइज किया, इसके साथ इंटरेक्ट करेगा, तो पूरा यूनिट जो होगा दैट विल कम हियर। और ऐसी स्थिति में जब ये इसके साथ इंटरेक्ट करेगा तो ये राइबोसोमल सब यूनिट इस टनल टाइप रिसेप्टर प्रोटीन के साथ आकर के बाइंड कर जाएगा। और प्रिसाइजली हम लोग इसी बात को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे थे। और ये जो सिग्नल पेप्टाइड है, अब इसकी कोई भूमिका नहीं है, एंड दैट्स वाई इस सिग्नल पेप्टाइड को यहाँ से काट करके अलग कर दिया जाएगा। और इसको अलग करने का मतलब ये है कि ये जो एन टर्मिनल जो था पॉलीपेप्टाइड चेन का, अब फ्री है, इट इज़ नॉट हैविंग दिस सिग्नल पेप्टाइड।
तो यही सिग्नल हाइपोथेसिस है जिसको ब्लोबेल एंड सवातिनी ने दिया था, और इसी की मदद से आप इस बात को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि राइबोसोम कैसे बाइंड जाकर के करेगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सतह पे। इसी के साथ सिग्नल हाइपोथेसिस पे आपके स्तर पे बातचीत जो है वो समाप्त होती है। अब यहाँ से आप शिफ्ट करते हैं जिस मुद्दे पे, वो मुद्दा होगा, इसमें वही जो बात मैंने अभी आपको समझाई उसी बात को यहाँ पे राइट डाउन कर दिया गया है। अब यहाँ से हम लोग शिफ्ट करेंगे गोल्जी कॉम्प्लेक्स पे, जिसको गोल्जी बॉडी भी कर सकते हैं आप। ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो होगा, सबसे पहली बात कि ये इसको भी हम लोग कहेंगे कि इट्स डिफरेंशिएटेड पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। जब एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था उस समय भी ये बात बताई गई थी कि जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम होगा उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडी है, लाइसोसोम्स है, एंडोसोम्स है, वैक्यूल है, ये तमाम स्ट्रक्चर्स आपको बताए गए थे कि वहाँ उपस्थित होंगे। तो डेफिनेटली गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी बॉडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट के रूप में आपको दिखाई पड़ेगा, या एक बहुत इंपॉर्टेंट साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल के रूप में आप इसको देखते हैं। लेकिन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के रूप में इसे कहिए, कंपोनेंट के पार्ट के रूप में कहिएगा कि इट्स ए डिफरेंशिएटेड पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्मिक वैक्यूलर या एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम वेयर इट विल अकर। तो आपको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का डायग्राम अगर आप याद करें तो आपको ये बात दिमाग में आएगी कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में पड़ेगा। जल्दी से अगर मैं इसको दिखाने की कोशिश करूं तो जैसे ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का एक हिस्सा हुआ, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के इस हिस्से के साथ ये जो पार्ट मैंने ड्रॉ किया अभी, ये हो गया क्या चीज़, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का हिस्सा। और यहीं पे लेकर के अगर आप देखें देन यू विल फाइंड कि इस तरह का स्टैक ऑफ सिस्टर्नी आपको दिखाई पड़ेगा, और ये जो स्टैक ऑफ सिस्टर्नी होगा, इसी स्टैक ऑफ सिस्टर्नी को हम लोग कहते हैं कि ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स होगा। अगर इसको लेबल कर दें पूरे डायग्राम को, तो ये न्यूक्लियस को रेफर कर रहा है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को रेफर कर रहा है, एंड दिस रेफर्स टू गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो डेफिनेटली इसकी लोकेशन क्या होगी, लोकेशन इज बिटवीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में ये दिखाई पड़ेगा। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको ये दिखाई पड़ेगी कि ये जो है वो समझ लो कि एक बहुत महत्वपूर्ण बहुत बड़े नेता के रूप में है, कि जैसे कोई बहुत बड़े नेता कहीं पे भी अगर पब्लिक मीटिंग में जाते हैं तो जहाँ वो रहते हैं वो पूरा एरिया सैनिटाइज रहता है, वो सामान्य आदमी वहाँ नहीं रह सकता है। कुछ उसी तरह से समझ लो कि गोल्जी बॉडी जो होगा वो साइटोप्लाज्म के जिस हिस्से में होगा वो जोन ऑफ एक्सक्लूजन कहलाता है। The part of cytoplasm where Golgi complex is found is known as zone of exclusion, क्योंकि उस साइटोप्लाज्म के हिस्से में नहीं होगा राइबोसोम, नहीं होगा ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स, और नहीं होने जा रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया। The part of cytoplasm where Golgi complex is found would be free from ribosome, glycogen and mitochondria, and that's why ये जहाँ पाए जाएंगे उस हिस्से को हम लोग कहेंगे कि ये हिस्सा क्या है, we refer that part as जोन ऑफ एक्सक्लूजन। उसी हिस्से को हम लोग कहेंगे कि ये क्या होगा, तो जोन ऑफ एक्सक्लूजन कहा जाएगा, दैट विल बी नोन एज जोन ऑफ एक्सक्लूजन। एक इंपॉर्टेंट बात है, दिमाग में आप रखें, साइटोप्लाज्म का वह हिस्सा जहां गोल्जी कॉम्प्लेक्स पाया जाएगा उसमें नहीं होंगे राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया एंड ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स, एंड दैट्स व्हाई द पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म इज नोन एज जोन ऑफ एक्सक्लूजन। तो जोन ऑफ एक्सक्लूजन किससे जुड़ा हुआ, तो दैट इज एसोसिएटेड विद गोल्जी कॉम्प्लेक्स। वेयर इट विल बी फाउंड, गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहाँ पाया जाएगा, तो दैट एग्जिस्ट बिटवीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्यों ऐसा है, अभी जब सिक्रीशन आप देखिएगा इसका फंक्शन, देन इट विल बिकम वेरी क्लियर कि यू विल फाइंड द रैशनल फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स बिटवीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ से अब आप जिस मुद्दे पे आते हैं वो होगा अल्ट्रा स्ट्रक्चर, इसकी रचना कैसी होने जा रही है। तो देखो, जो एंडोप्लाज्म, ये जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो होगा लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स का बना हुआ है, और इसको इस जो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है उनको भी यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि सिस्टर्नी होने जा रहा है। बेसिकली गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बारे में हम लोग कहते हैं कि दैट इज हैविंग डिक्टियोसोम्स, इसको बनाने वाली रचनाएं डिक्टियोसोम्स हैं, एंड एवरी डिक्टियोसोम इज ए स्टैक ऑफ सिस्टर्नी। जो सिस्टर्नी होगा वो अगेन फ्लैट सैक लाइक स्ट्रक्चर, लेकिन इसका जो किनारा होगा डायलेटेड होगा, इसके जो साइड्स होंगे वो डायलेटेड होंगे और थोड़ी कर्व्ड रचना होने जा रही है।
ये जो होगा सिस्टर्नी जो होगा, जैसे अगर आप लेकर के देखें तो आप पाइएगा कि इट इज़ ड्रॉन लाइक दिस, कुछ ये इस तरीके का आपको दिखाई पड़ेगा। ये इसका जो किनारा होगा वो आपको डायलेटेड दिखाई पड़ेगा, लेकिन इसके साथ साथ छोटे छोटे वेसिकल्स और ट्यूब्यूल्स भी एसोसिएटेड होंगे। ये जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो स्टैक ऑफ सिस्टर्नी जिसको हम लोग डिक्टियोजोम कह रहे हैं, ये जो बना हुआ है उसमें डिक्टियोजोम में एक बहुत ही खास बात आपको दिखाई पड़ेगी कि ये सीस ट्रांस एक्सिस एक पोलराइजेशन दिखाई पड़ेगा। हियर यू विल फाइंड occurrence of polarization. इसका जो face, the face which faces endoplasmic reticulum, the side which faces endoplasmic reticulum is convex one, वो convex है, और ये जो face होगा that will not be similar to the concave side that is present towards the plasma membrane. ये जो दोनों में फ़र्क जो दिखाई पड़ेगा इसी को सिस ट्रांस एक्सिस हम लोग बोलेंगे। तो जो कन्वेक्स साइड होगा जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को फेस करेगा वो फॉर्मिंग फेस कहलाता है, या उसी को हम लोग प्रॉक्सिमल फेस या उसी को सीस फेस बोलेंगे। और जो कनकेव साइड होगा उसको हम लोग नाम देंगे प्रॉक्सिमल का ठीक उल्टा डिस्टल, और फॉर्मिंग का जस्ट अपोजिट हो जाएगा मैच्योरिंग, और सीस का जस्ट अपोजिट हो जाएगा कि दैट वुड बी बेसिकली नोन एज ट्रांस। तो ऑब्वियस है कि जो डिक्टियोजोम्स होंगे उन डिक्टियोजोम में डिस्टल या मैच्योरिंग या ट्रांसफेस भी दिखाई पड़ेगा जो कि उसका कनकेव साइड होने जा रहा है। तो सीस ट्रांस एक्सिस दिखाने वाली रचनाएं आपको और दूसरी नहीं दिखाई पड़ेगी। इस तरह की जो पोलराइजेशन है वो पोलराइजेशन सिर्फ गोल्जी कॉम्प्लेक्स को बनाने वाले डिक्टियोजोम में ही दिखेगा। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि सीस ट्रांस एक्सिस या पोलराइजेशन जो होगा वो डिक्टियोजोम में दिखेगा, और डिक्टियोजोम्स ही गोल्जी कॉम्प्लेक्स को वर्चुअली रिप्रेजेंट करते हैं। एक और बात यहाँ पे आप लेकर के देखिएगा कि ये जो प्रॉक्सिमल फेस जो होगा, सीस फेस जो होगा, वो बिल्कुल फेनेस्ट्रेटेड अपीयरेंस दिखाएगा, और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से छोटे छोटे वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स डेवलप करते हैं विच डेवलप एज ब्लेब, और वहाँ से जो वो डिटैच होगा तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकलने के बाद दे विल फ्यूज विथ गोल्जी कॉम्प्लेक्स दे विल फ्यूज विद द कन्वेक्स साइड ऑफ द गोल्जी कॉम्प्लेक्स, और जब वो उसके साथ फ्यूज करेंगे तो इसकी वजह से उस सतह का आप लेकर के देखिएगा कि एक फेनेस्ट्रेटेड अपीयरेंस आएगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो ये वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स निकलेंगे उन वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स को हम लोग ट्रांजिशनल वेसिकल्स कहेंगे। ये इस एंगल पे जस्ट हम लोग सिक्रीशन डिस्कस करते वक्त आ रहे हैं। दूसरी जो बात होगी कि जो मेम्ब्रेन होगा वो मेम्ब्रेन का केमिकल कंपोजिशन कैसा होने जा रहा है। तो देखिए जो मेम्ब्रेन का केमिकल कंपोजिशन होगा रिगार्डिंग लिपिड एंड प्रोटीन, दैट विल बी इंटरमीडिएट बिटवीन, ये इंटरमीडिएट होने जा रहा है बिटवीन द रेशियो विच इज ऑब्जर्व्ड इन द मेम्ब्रेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन में जो लिपिड और प्रोटीन का जो रेशियो होगा उसके बीच वाला रेशियो जो होगा उसका जो इंटरमीडिएट वैल्यू होगा वो आपको दिखाई पड़ेगा गोल्जी कॉम्प्लेक्स के मेम्ब्रेन में। ओके, और दूसरी एक और बात आप लेकर के देखिएगा कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स के मेम्ब्रेन में दो बड़े यूनिक एंजाइम्स दिखाई पड़ेंगे। एक ग्लाइकोसिल ट्रांसफेरेज होगा और दूसरा थायमिन पायरोफॉस्फेटेज होने जा रहा है। थायमिन पायरोफॉस्फेटेज एंड ग्लाइकोसिल ट्रांसफेरेज ये दो ऐसे एंजाइम होंगे विच आर एक्सक्लूसिवली फाउंड इन द मेम्ब्रेन ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स। और उसके पहले हमने आपको ये बताया कि कंपोजिशन वाइज ये मेम्ब्रेन इंटरमीडिएट पोजीशन ऑक्युपाई करेगा। किसके बीच में होगा, किसका इंटरमीडिएट होगा, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और मेम्ब्रेन ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो लिपिड और प्रोटीन का रेशियो होगा उसके बीच में इसका वैल्यू आने जा रहा है। अब यहाँ से आप स्ट्रेट वे जंप कर जाएंगे ऑन रोल्स, और रोल में जो सबसे पहला रोल आप डिस्कस करेंगे दैट विल बी सिक्रीशन। सिक्रीशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स का सबसे महत्वपूर्ण फंक्शन जो होगा वो सिक्रीशन होगा। देखो बहुत तरह के कंपाउंड्स जो होंगे दे आर सिंथेसाइज इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जब वो चीज़ें सिंथेसाइज होंगी तो वहाँ से वो छोटे छोटे वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स में उनको वहाँ से रिलीज किया जाता है, और ये जो छोटे छोटे वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स होंगे वो ट्रांजिशनल वेसिकल्स कहलाएंगे। यदि इसको सिंपल तरीके से हम लोग ड्रॉ करने की कोशिश करें देन वी विल फाइंड कि ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया,
इसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास से अब आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जोड़िए और इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सतह से आप छोटी छोटी रचनाओं को निकालना शुरू कीजिए। और ये जो छोटी छोटी रचनाएं यहाँ से आपको निकलती हुई दिखाई पड़ेंगी, इन्हीं छोटी छोटी रचनाओं को हम लोग कहेंगे कि ये क्या है, वेसिकल्स हैं। और ये जो वेसिकल्स होंगे, ये जो वेसिकल्स होने जा रहे हैं, ये वेसिकल ही कहलाएंगे कि क्या है, दिस वेसिकल्स वुड बी नोन एज, इन वेसिकल्स को हम लोग कहेंगे कि ये जो वेसिकल हैं, ये वेसिकल ट्रांजिशनल वेसिकल्स हैं। और ये जो ट्रांजिशनल वेसिकल्स होंगे, ये ट्रांजिशनल वेसिकल्स फ्यूज करने जा रहे हैं, दे विल फ्यूज विथ द मेम्ब्रेन ऑफ, ये मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करने जा रहे हैं, किसके, तो दे विल फ्यूज विद द मेम्ब्रेन ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो गया या गोल्जी बॉडी हो गया, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गए, ये न्यूक्लियस हो गया। और ये जो मेम्ब्रेन बाउंड छोटी छोटी रचनाएं आपको दिखाई पड़ रही हैं, इन रचनाओं को हम लोग कह रहे हैं कि ये क्या है, वी रेफर देम एज ट्रांजिशनल वेसिकल्स। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा बहुत सारे सब्सटेंसेस की सिंथेसिस होगी, दे विल बी रिलीज फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये जो सब्सटेंसेस रिलीज होंगी, वो सब्सटेंसेस दे आर एनक्लोज विद इन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, और मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर जो होंगे ब्लेब की तरह निकलेंगे फ्रॉम द सर्फेस ऑफ ईआर, और अब वो ट्रांजिशनल वेसिकल्स कहलाएंगे। एंड दिस ट्रांजिशनल वेसिकल्स आर गोइंग टू फ्यूज विथ, ये ट्रांजिशनल वेसिकल फ्यूज करने जा रहे हैं प्रॉक्सिमल फेस ऑफ द एंडोप्लाज्म, ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स। और फिर गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो होगा, उसके अंदर इन सब्सटेंसेस की कंसंट्रेशन और पैकेजिंग होगी, और वहाँ से वो चीज़ें बाहर निकलने जा रही हैं, वहाँ से वो चीज़ें बाहर निकलेंगी। और अब उन तमाम वेसिकुलर स्ट्रक्चर को हम लोग नाम देंगे। ये जो तमाम वेसिकुलर स्ट्रक्चर होंगे, इन वेसिकुलर स्ट्रक्चर को हम लोग कहने जा रहे हैं कि ये वेसिकुलर स्ट्रक्चर जो हैं वो कहलाएंगे कि ये we refer such vesicular structure as secretory vesicle। उनको हम लोग कहेंगे कि ये क्या है, secretory वेसिकल्स हैं। और ये secretory वेसिकल्स जो होंगे, दे विल फ्यूज विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करेंगे, और फिर उन चीज़ों का बाहर की तरफ सिक्रीशन होगा। अगेन आई रिपीट इट, वट एवर इज बीइंग सिंथेसाइज्ड इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज रिलीज्ड इन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर known as transitional vesicles. This transitional vesicle fuse with the proximal face of the Golgi complex. Within the Golgi complex, concentration and packaging of those substances would occur, और अब वो चीज़ें जो होंगी, they will be released from Golgi complex as secretory vesicle. Now this secretory vesicle will fuse with plasma membrane to secrete out the substances. इसका मतलब ये होगा कि सिक्रीशन जो सेल के द्वारा किया जा रहा है, इन दैट सिक्रीशन गोल्जी कॉम्प्लेक्स हैज़ टू प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका वो निभा रहा है। एंड प्रिसाइजली फॉर दैट रीज़न हम लोग कहते हैं कि सिक्रीशन जो होगा, दैट विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स। उसको हम लोग कहेंगे कि ये सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होने जा रही है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारा फंक्शन जो होगा, आप देखिएगा कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स के द्वारा निभाया जाता है। जैसे अगर प्लांट सेल की बात करें, तो प्लांट सेल डिवीज़न जब भी होता है, तो प्लांट सेल डिवीज़न या किसी भी सेल डिवीज़न में ऑलवेज यू विल फाइंड टू फिनोमेना, एक न्यूक्लियर डिवीज़न कैरियोकाइनेसिस, और दूसरा जो होगा उसे साइटोप्लाज्मिक बंटवारा या साइटोकाइनेसिस का नाम देंगे। तो जो साइटोकाइनेसिस होगा प्लांट सेल में, वहाँ पे सेल प्लेट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, और ये सेल प्लेट फॉर्मेशन जो होगा उसमें गोल्जी कॉम्प्लेक्स वुड प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। मैंने कहा कि साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल में जो साइटोप्लाज्म का बंटवारा होगा, उस बंटवारे के लिए सेल प्लेट फॉर्मेशन होने जा रहा है, एंड दैट सेल प्लेट फॉर्मेशन वुड इन्वॉल्व गोल्जी कॉम्प्लेक्स। एक तो ये हो गया, दूसरा मतलब फंक्शन ये हो गया। नेक्स्ट फंक्शन में आप लेकर के देखेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की रिसाइकलिंग में इन्वॉल्व है। देखो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक हिस्सा हमेशा एंडोसाइटोसिस में अंदर की तरफ आएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फिर उसमें कंट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा। फिर मेम्ब्रेनस जो कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे वो कंट्रीब्यूट किए जाएंगे गोल्जी कॉम्प्लेक्स के द्वारा, और इस प्रकार उसकी रिसाइकलिंग होते रहती है। तो इन रिसाइकलिंग ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन गोल्जी कॉम्प्लेक्स
कॉम्प्लेक्स प्लेज क्रूशियल रोल। उसके बाद अगर बात करें कि एक्रोसोम फॉर्मेशन, देखो जब मेल गैमेट जब की बात की जाती है, अगर आप रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपने अगर 10th वगैरह में पढ़ा हो तो वहाँ आपने देखा होगा कि ह्यूमन जो स्पर्मेटोजून है, उस ह्यूमन स्पर्मेटोजून में एक हेड नुमा रचना दिखाई पड़ती है। हेड है, नेक है, मिडिल पीस है, टेल है। तो हेड में एक न्यूक्लियस दिखाई पड़ता है और न्यूक्लियस के ऊपर आपको एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर दिखता है, एंड दैट मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर इज एक्रोसोम। जब आप रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे डिस्कस कीजिएगा उसमें आप देखिएगा कि एक्रोसोम इज हैविंग स्पर्म लाइसेंस। उसमें कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जो कि फर्टिलाइजेशन की क्रिया में उसकी मदद करने जा रहे हैं। तो एक्रोसोम फॉर्मेशन जो होगा वो बिना गोल्जी कॉम्प्लेक्स के नहीं संभव है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स वुड बी प्लेइंग डायरेक्ट रोल इन फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम। उसी तरह लेकर के देखें लाइसोसोम की, तो जो लाइसोसोम्स होंगे, जो प्राइमरी लाइसोसोम होंगे, उनकी फॉर्मेशन में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी कॉम्प्लेक्स इन दोनों की भूमिका होने जा रही है। जो फॉर्मेशन होगा लाइसोसोम का, प्राइमरी लाइसोसोम का, इन फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी कॉम्प्लेक्स, बोथ ऑफ देम आर इन्वॉल्व। इसके अतिरिक्त फिर लेकर के देखें कि जो प्रोटीन बनते हैं उनका जो मॉडिफिकेशन होगा, मॉडिफिकेशन जैसे सल्फेट ग्रुप को ऐड करके या कार्बोहाइड्रेट को ऐड करके, तो ये जो प्रोटीन है जिनको अगर हम मॉडिफाई करना चाहें कार्बोहाइड्रेट जोड़ करके, सल्फेट जोड़ करके, या लिपिड ही अगर उसको हम मॉडिफाई करना चाहते हैं बाय एडिंग कार्बोहाइड्रेट, तो ये जो काम होगा, ये काम, इस काम को हम लोग कहते हैं कि ये क्या होने जा रहा है, वी रेफर दिस पार्टिकुलर प्रोसेस एज, इसी प्रक्रिया को हम लोग नाम देंगे कि ये प्रक्रिया ग्लाइकोसाइडेशन की प्रक्रिया है या सल्फेशन की प्रक्रिया है। एंड दिस प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोसिडेशन ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड इज कैरिड आउट बाय गोल्जी कॉम्प्लेक्स। एक और मुद्दा आप लेकर के देखेंगे, ये जो लाइसोसोम वाली बात हमने कही थी उसमें हमने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की भूमिका के इन्वॉल्वमेंट की बात भी की है। रिसाइकलिंग ऑफ द मेम्ब्रेन ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, तो इसको दोबारा यहाँ रखने का कोई मतलब नहीं बनता है। अब गोल्जी कॉम्प्लेक्स पे आपकी चर्चा समाप्त होती है। यहाँ से आप एक छोटी सी बात और है उसको डिस्कस करेंगे, दैट इज जर्ल। जर्ल पहले एक एक्रोनीम था जो कि गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और लाइसोसोम को इंडिकेट करता था, लेकिन अब इसको हम लोग एक सेकुलर स्ट्रक्चर के रूप में देखते हैं, दैट इज एसोसिएटेड विथ ट्रांसफेस ऑफ द डिक्टियोसोम। जो ट्रांसफेस होगा डिक्टियोसोम का, उसके साथ एक सैकलाइक स्ट्रक्चर जुड़ा हुआ होता है। जो ट्रांसफेस होगा उस ट्रांसफेस के साथ एक सेकुलर स्ट्रक्चर जुड़ा हुआ होगा, और उसी सेकुलर स्ट्रक्चर को कहा गया कि ये जर्ल होगा। और ये सेकुलर स्ट्रक्चर में व्हाट वाज फाउंड, एसिड फॉस्फेटेज वाज फाउंड। और ये जो एसिड फॉस्फेटेज पाया गया, एसिड फॉस्फेटेज के बारे में आप जानिएगा कि ये यूनिक या कैरेक्टरिस्टिक एंजाइम है लाइसोसोम का। ये यूनिक और कैरेक्टरिस्टिक एंजाइम है लाइसोसोम का। तो नेचुरली अगर इस तरह का एंजाइम इस सेकुलर स्ट्रक्चर में पाया जाता है तो कहीं ना कहीं ये इस बात की तरफ संकेत करता है कि दिस सेकुलर स्ट्रक्चर इज इन्वॉल्व इन लाइसोसोम फॉर्मेशन। तो जर्ल के बारे में इतनी बात आप याद रखें। पहली बात है कि ये है कहाँ, तो इट्स ए सैकलाइक स्ट्रक्चर दैट इज एसोसिएटेड विथ ट्रांस, जो कनकेव साइड होगा गोल्जी कॉम्प्लेक्स का उसके साथ जुड़ा हुआ होगा। लेकिन इस सेकुलर स्ट्रक्चर की खास बात ये है कि इसमें एसिड फॉस्फेटेज है। चूंकि एसिड फॉस्फेटेज एक कैरेक्टरिस्टिक एंजाइम है लाइसोसोम का, तो जर्ल के बारे में एक चीज़ आप दिमाग में ज़रूर रखिएगा कि ये जो रचना होगी ये निश्चित तौर पे इन्वॉल्व होने जा रहा है किसमें, जो प्राइमरी लाइसोसोम होंगे उनके फॉर्मेशन में इसकी इन्वॉल्वमेंट डेफिनेटली होने जा रही है। इसके अलावा हम लेकर के देखें कि जो मेलानिन ग्रेन्यूल होगा उसकी फॉर्मेशन में भी ये इन्वॉल्व हैं। प्रोटीन को शॉर्ट आउट करने में, प्रोटीन को सेग्रीगेट करने में, अलग अलग करने में भी इनकी भूमिका होगी। और इसके साथ ही ये इन्वॉल्व होगा प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग ऑफ डिफरेंट सिक्रीटरी मटेरियल, अलग अलग तरह के सिक्रीटरी मटेरियल के प्रोसेसिंग और पैकेजिंग में भी इनकी भूमिका होगी। तो जर्ल के बारे में इतनी बातचीत ही है आपके स्तर पे, इतने तथ्यों को आप याद रखें। एक आध बार आप प्रश्नों को लेकर के देखेंगे तो मिलेगा कि ये किस हिस्से से एसोसिएटेड है, लेकिन ये बात तो ऑलरेडी पूछ दी गई। देखो, तैयारी करने का ये मतलब नहीं होता है कि जो तथ्य पूछ दिए गए वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो नहीं पूछे गए वो कम महत्वपूर्ण है।
अच्छी तैयारी का मतलब होता है कि उन बिंदुओं पे भी आपकी स्पष्ट निगाह रहे जहाँ पे कोई प्रश्न नहीं बना है। किसी भी टॉपिक को अगर आप स्टडी करते हैं तो उसका कितना डायमेंशन, पॉसिबल कितना डायमेंशन है, वो कहाँ पे है, किस उसका स्ट्रक्चर कैसा है, किस तरह का फंक्शन वो कैरी आउट करता है। हो सकता है कि उसमें कोई एक बिंदु लोगों ने पूछ दिया हो। इट डज नॉट एक्सक्लूड द पॉसिबिलिटी ऑफ क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड फ्रॉम अदर एस्पेक्ट्स। इसका मतलब ये कतई नहीं निकलता है कि दूसरे हिस्से से किसी प्रश्न को नहीं पूछा जा सकता है। तो तैयारी करते वक्त ऑलवेज कोशिश कीजिए कि जो तमाम डायमेंशंस हैं किसी भी टॉपिक के, मैंने कहा ना कि जैसे अगर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल की बात करें तो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल ये कहाँ है, जहाँ पे ये है वहाँ कोई ख़ास बात है क्या, उसके अलावा ये स्ट्रक्चर कैसा होगा, स्ट्रक्चर के अलावा इसके जो फंक्शनल एस्पेक्ट्स हैं वो चीज़ें भी महत्वपूर्ण होती हैं। खैर जर्नल में बातें इतनी ही हैं। एक छोटी सी बात और इतिहास पे हम लोग प्राय आजकल करते हैं, तो उसमें आप लेकर के देखिएगा कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स को खोजने का श्रेय कैमिलो गोल्जी को जाता है। हालांकि ये जो था इट वाज डिस्क्राइब्ड इन न्यूरॉन्स एज इंटरनल रेटिकुलर एपरेटस, बाद में इसको गोल्जी ऑपरेटस का नाम दिया गया और उसके भी बाद में इसको गोल्जी कॉम्प्लेक्स का नाम दिया गया। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप कैमिलो गोल्जी का नाम याद रखिए और इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। विद दैट आई स्टॉप हियर। इसी के साथ आज की बातचीत को हम लोग विराम देते हैं और नेक्स्ट डे फिर नए टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तो जम के पढ़ाई लिखाई करते रहिए और एनसीईआरटी को लगातार आप स्टडी करें। डाउट्स कभी भी अगर हो तो कोशिश कीजिए कि उस समस्या का समाधान कर लिया जाए। ओके, थैंक यू, टेक केयर।